once again. स्वागत है बच्चों आप सभी लोगों का मेरे YouTube चैनल पे जिसका नाम है राहुल सिंह फिजिक्स। बच्चों अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जाकर सब्सक्राइब करें, उसके बाद लाइक करें, कमेंट करें, आपको मेरी वीडियो कैसे लगती है उसको बताएं और पढ़ाई करें। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। पिछले लेक्चर तक जो अगर आपने देखा हो तो हम लोगों ने पढ़ा था क्या, पोटेंशियल कैसे निकालते हैं किसी कंडक्टिंग या नॉन कंडक्टिंग स्फीयर का। उसके बाद अब जो हम निकालने वाले हैं, फिर मैंने इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रॉपर्टीज़ पढ़ाई किसके लिए, कंडक्टर के लिए, कि कंडक्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक में या इलेक्ट्रिक फील्ड में कैसे बिहेव करता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक में क्या प्रॉपर्टीज़ क्या कैरेक्टरिस्टिक होती है कंडक्टर की। अब हम जो पढ़ने वाले हैं बच्चों वो न्यूमेरिकल वाला पार्ट है। आप लोगों को समझाने की कोशिश करूँगा। उम्मीद करता हूँ आप लोग बड़े ध्यान से केयरफुली मेरी बातों को सुनेंगे, समझेंगे और लिखेंगे। चलिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं बच्चों। टॉपिक का नाम है इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल निकालना स्फीयर का, कंडक्टिंग स्फीयर का, है ना। कंडक्टिंग स्फीयर पहले मैं पढ़ाऊँगा, कंडक्टिंग स्फीयर आपको, है ना। चलो इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल निकालना। चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। पहले से पहला पार्ट मैं आपको इसको 3 पार्ट में कराऊंगा। तो केस फर्स्ट है, केस फर्स्ट क्या है मेरे पास, पूरा सॉलिड स्फीयर है। कैसे स्फीयर है, सॉलिड स्फीयर मतलब पूरी बॉल है ठोस मेटल की, उस केस में, है ना। तीनों को 1 बाय 1 करेंगे और आराम से समझ में आ जाएगा। चलिए ये पूरा मटेरियल है इसमें। अब बच्चों यहाँ पर इसकी रेडियस वही पुराना r, ठीक है। अब मैंने क्या करा है, यहाँ पर पॉइंट लिया, एक पॉइंट यहाँ पर लिया 1, एक पॉइंट लिया सरफेस पे 2, एक पॉइंट लिया बाहर 3, ठीक है। आप समझेंगे क्या, देखो r का मतलब आप समझेंगे रेडियस, और जहाँ पर कुछ भी अननोन होगा वो मेरा डिस्टेंस होगा, है ना। चलिए अगर रेडियस की बात करूँ तो मैं सीधे बोलूँगा कि रेडियस है, अदरवाइज बाकी जो भी डिस्टेंस होंगे उसको हम आर लेंगे। बिल्कुल कंफ्यूज मत होना, है ना। ठीक है। अब बच्चों अगर मेरे से पूछा जाए, ये डायग्राम हमारे सामने है, मैंने इसको चार्ज दिया क्यू, तो बताओ, याद करो कंडक्टिंग मटेरियल है इसलिए चार्ज कहाँ चला गया, इसके सरफेस पे, है ना। ये कंडक्टिंग मटेरियल कितना चार्ज क्यू। अब मैं आपसे पूछूं कि भाई पहले, दूसरे और तीसरे पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी लिखना है आपको, और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होगा लिखना है ना। तो सीखते हैं। चलिए बताइए फर्स्ट पॉइंट कहाँ पर है, कंडक्टिंग मटेरियल के अंदर है। कंडक्टिंग मटेरियल में तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, 0। चलिए दूसरा पॉइंट कहाँ पर है, इसके सरफेस पे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, ठीक है। तीसरा पॉइंट कहाँ पर है, बाहर है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगी, Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, कोई जनरल डिस्टेंस आर स्क्वायर। अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है तो क्या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी 0 होगा, बिल्कुल नहीं। हम लोगों को तो पता है Q बाई कितना, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर इतनी है, तो पोटेंशियल सरफेस पे कितना होता था याद करो, Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, एंड पोटेंशियल आउटसाइड कितना हो जाएगा, Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट स्मॉल आर, है ना। ठीक, ठीक है बच्चों, यहाँ तक वो हमारा, इसको मिटा देता हूँ मैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, केस 2 को लेते हैं। देखो बहुत आसान होता है क्योंकि आप लोगों ने सारा कुछ पढ़ रखा होता है। केस 2, अब देखो समझो बड़े ध्यान से। यहाँ पे ये अपने पास एक कंडक्टिंग स्फीयर है जो यहाँ से ऐसे करके मेटल है, इसमें भी है ना, जिसका इनर रेडियस आप मान लीजिए a और जिसका आउटर रेडियस कितना मान लीजिए b, ठीक है। अब यहाँ से हमने इसको चार्ज दिया कितना q, q चार्ज दिया, फिर अगेन वही पॉइंट 1 2 और 3,
फिर क्या लिखना है हमें, इलेक्ट्रिक फील्ड लिखनी है और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल लिखते हैं। चलिए देखो करते हैं, मिल के करते हैं। ठीक है, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड और यहाँ पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहाँ पर, फर्स्ट पे, फिर सेकंड पे, फिर थर्ड पे, है ना, फर्स्ट वाला। अब बताओ अगर मैं चार्ज इसको दूंगा यहाँ पर, तो चार्ज कहाँ पर जाएगा, इसके सरफेस पे रहना पसंद करेगा। अगर चार्ज सरफेस पे रहना पसंद करेगा क्योंकि कंडक्टिंग मटेरियल है, चार्ज कहाँ ट्रांसफ़र हो जाएगा, इसके सरफेस पे। तो अगर मैंने चार्ज दिया इसको Q सरफेस पे, तो ये चार्ज कहाँ रहना पसंद करेगा, सरफेस पे। अब अगर ये सरफेस पे रहना पसंद करेगा तो अंदर वाले पॉइंट के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हो जाएगी, 0। ठीक है, अच्छा सेकंड पॉइंट कहाँ पर है, मटेरियल में, तो इसकी तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, 0, है ना, मटेरियल है क्योंकि मेटल का। चलो तीसरा पॉइंट कहाँ पर है, बाहर, बाहर वाले के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हो जाएगी, Q/4πε0r²। अच्छा यहाँ पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है तो भी पोटेंशियल होगा V बराबर कितना, Q/4πε0। अब इसकी रेडियस कितना है, B। ठीक है, अब यहाँ पर पोटेंशियल लिखा जाएगा कितना, Q/4πε0B, क्योंकि जितना बाहर होगा उतने पोटेंशियल अंदर होगा हर एक पॉइंट पे। चलिए आउटसाइड वाले पॉइंट के लिए पोटेंशियल कितना होगा, Q/4πε0r, है ना। तो देखो फर्स्ट और सेकंड का है, इसके अंदर है तो अंदर वाले पे तो पोटेंशियल उतना होगा जितना कहाँ पर है, इसके सरफेस पे है, लेकिन आउटसाइड वाले पॉइंट के लिए डिस्टेंस कितना है, r है। ये दो केस हो गए जहाँ पर हमने चार्ज कहाँ था, दिया था इसके सरफेस पे। लेकिन क्या हर मेटल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगी, ऐसा हर जगह ज़रूरी नहीं है। लेकिन एक बात कंफर्म है कि जहाँ पर मेटल होगा, जहाँ पर मटेरियल होगा, वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, 0। लेकिन अगर वहाँ पर क्या हो, मटेरियल नहीं हो, तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो भी सकती है और नहीं भी। चलिए तीसरा एग्जाम्पल समझते हैं, इसको मिटा देता हूँ बच्चों। एग्जाम्पल नंबर 3, अब आते हैं इधर। चलिए तीसरा एग्जाम्पल क्या है, केस 3। केस 3 में हमारे पास क्या है, दोबारा से वही है। ठीक, एक ये रहा, ये मटेरियल है ना। अब चार्ज जो रखा है +Q चार्ज सेंटर पे रखा है। अब सोच के देखो, अगर +Q चार्ज सेंटर पे रखा हुआ है तो सेंटर पे जो चार्ज रखा हुआ है उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड होगी तो इस कंडक्टर के इलेक्ट्रॉन्स मूव करने लगेंगे, और कंडक्टर के इलेक्ट्रॉन अगर मूव करेंगे, कब तक मूव करेंगे, जब तक इस कंडक्टिंग मटेरियल की इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी ना हो जाए, 0। इस कंडक्टिंग मटेरियल की, है ना, इसकी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी ना हो जाए, 0 ना हो जाए जब तक। तो अब कैसे होगा, अगर ये +Q चार्ज है, इलेक्ट्रॉन पास आएंगे तो यहाँ पर कैसा आ जाएगा, इस पर नेगेटिव इंड्यूस चार्ज आ गया कितना, -Q। यहाँ लिख देता हूँ इसको। अच्छा यहाँ -Q तो यहाँ पर कितना, +Q, है ना, और वो पूरा यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। चलिए ये बात समझ में आ गई हमें, ये हमारा डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। अगर सेंटर पे पॉजिटिव चार्ज रखा है तो इस बार इलेक्ट्रिक फील्ड 0 नहीं है। इलेक्ट्रिक फील्ड होने की वजह से ये कंडक्टर के जो इलेक्ट्रॉन्स है वो दौड़ेंगे, और कब तक दौड़ेंगे, जब तक इस कंडक्टिंग मटेरियल का, ये जो पूरा मटेरियल है, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी ना हो जाए, 0 ना हो जाए। तो इसकी वजह से क्या होगा, इस पर इंड्यूस्ड चार्ज आ जाएगा। अगर इंड्यूस्ड चार्ज आ गया, अब 3 जगह चार्ज हो गया। एक चार्ज कहाँ पर है, सेंटर पे, एक चार्ज कहाँ है, इस इनर वाली सरफेस पे, एक चार्ज कहाँ है, आउटर वाली सरफेस पे। इनर वाली सरफेस का नामकरण कर लो S1, बाहर वाली का नामकरण कर लो S2। ठीक, अच्छा भाई अंदर वाले की रेडियस मान लो A और बाहर वाले की रेडियस कितना मान लो B। अब वही दोबारा सिचुएशन ले रहा हूँ, नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3, एक अंदर, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर। अब देखो मुझे उम्मीद है कि आप लोग कर पाएंगे इसको। कैसे, बहुत सिंपल तरीका है, टेबल बना लेते हैं इसके लिए भी बच्चों। टेबल से बस क्या होगा, आसान हो जाएगा हमारे लिए। देखिए, है ना, और ज़्यादा मैं आपको कंफ्यूज करूँगा नहीं। मैं एक काम करता हूँ, 2 ही टेबल बना लेता हूँ यहाँ पर, तो आसान हो जाएगा आपके लिए। यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड लिखता हूँ और यहाँ पर पोटेंशियल। ये कहाँ के लिए, 1 के लिए, फिर 2 के लिए, फिर
3 के लिए। अच्छा एक बात बताओ बच्चों, इस बार कितनी जगह चार्ज है? एक तो ये सेंटर पे चार्ज है, एक इसकी इनर सरफेस पे चार्ज है और एक ये आउटर सरफेस पे चार्ज है। S1 के इनर पे और S2 के आउटर पे 3 तरह के चार्ज है हमारे पास। चलो ये बात समझ में आ गई हम लोगों को। अब क्या करा जाए? अब ऐसे करा जाए, देखो 3 चीज़ें फिर ध्यान दो, एक सेंटर पे, एक ये -q S1 की सरफेस पे और +q फिर S2 पे। चार्ज कैसे गया है वो आपको पता है, याद है, हमने इंडक्शन पढ़ा था। चलिए ये बात समझ में आ गई। तो अब लिख रहा हूँ मैं फर्स्ट वाले पे। बच्चों एक बात बताओ, ये जो पॉजिटिव चार्ज है, जो पॉइंट चार्ज है, उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लिखो यहाँ पर r डिस्टेंस के लिए। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी इसकी पॉइंट चार्ज की? सीधे लिखता हूँ Q/4πε0 r²। यहाँ से दूरी मान लो भाई। अब ये कैसा है? मेटल का है और इसकी वजह से यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हो जाएगी? 0 4 S1 की वजह से, और S2 की वजह से भी कितनी हो जाएगी? 0, क्योंकि ये मेटल के अंदर है। अभी हमने पढ़ा था पिछले उसमें। तो इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई इतनी, जो सॉल्व कर लेंगे आप लोग आ जाएगा। चलिए अब लिखते हैं कहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड? सेकंड वाले के लिए। चलो सेकंड के लिए लिखते हैं। सेकंड पे सबसे पहले दोबारा से बताओ पॉइंट चार्ज के लिए कितना होगा? Q/4πε0 r²। ठीक, अब इस -q वाले की बताओ, -q वाले की कितनी होगी यहाँ से? -q/4πε0 r²। अब बताओ S2 वाले की। अब S2 में अगर आप ध्यान से देखो, ये तो मटेरियल है, तो यहाँ पर S2 वाले की वजह से कितनी हो जाएगी? 0। आप सॉल्व करेंगे तो आंसर भी कितना आ गया? 0। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि ये मटेरियल कैसा है? कंडक्टिंग मटेरियल है। यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होनी चाहिए? 0। लेकिन मैंने आपको बताया कि 0 कैसे हुआ। चलिए अब तीसरा पॉइंट कहाँ पर है? ये बाहर। तो बाहर वाले पॉइंट पर पहले सेंटर वाले की वजह से बताओ। Q/4πε0 r²। -q की वजह से बताओ। -q/4πε0 r²। बाहर वाले के लिए बताना है ना, बाहर वाले पॉइंट के लिए। और बाहर वाले S2 के लिए बताओ। वो S2 के भी कहाँ पर है? ये बाहर। तो कितना लिखा जाएगा? S2 पे कितना चार्ज है? Q/4πε0 r²। ये ढिचिक ढिचिक बचा कितना? Q/4πε0 r²। वो आपको पता भी है, याद भी रखना है कि अगर ये पूरा चार्ज Q था इस पर, तो बाहर वाले पॉइंट के लिए तो इलेक्ट्रिक फील्ड Q/4πε0 r² होगी। चलिए अब पोटेंशियल की बात करते हैं ए पॉइंट के लिए, है ना? किसके लिए? ए पॉइंट के लिए। अब ए पॉइंट पे पोटेंशियल किस किस का होगा? एक तो सेंटर वाले का। कितना होगा सेंटर वाले का बताओ? Q/4πε0 r, है ना? अब बताओ S1 वाले का। S1 के कहाँ पर है? ये अंदर है। और S1 वाले पे चार्ज कितना है? -q अपॉन में कितना? 4πε0 a। फिर बताओ S2 वाले के भी कहाँ पर है? ये अंदर। तो S2 के अंदर तो उतना ही होगा हर जगह पोटेंशियल जितना उसके सरफेस पे है। तो फर्स्ट वाला कहाँ है? इसके अंदर है। तो देखो Q की वजह से, S1 की वजह से, फिर S2 की वजह से। S2 पे कैसा चार्ज है? +q। तो +q/4πε0 b। ठीक, चलिए यहाँ तक लिख लिया पोटेंशियल। अब दूसरे पे लिखते हैं। दूसरे पे किस किस की वजह से होगा? इस सेंटर के कहाँ है? ये यहाँ पर r दूरी पे लेना है। Q/4πε0 r। अच्छा अब ये S1 के लिए देखो। S1 के भी कहाँ पर है? ये बाहर है। तो S1 के लिए कितना लिखा जाएगा? -q/4πε0। कितनी रेडियस है इसकी? a। लेकिन पॉइंट कहाँ पर है? बाहर। तो बाहर कितनी दूरी लिखी जाएगी? r। अच्छा ठीक है, अब आई बारी S2 की लिखना है। इसी में S2 वाले का पोटेंशियल कितना होगा? सेकंड वाले के लिए उतना ही होगा जितना इसके सरफेस पे। सरफेस पे कितना है वो लिख लो। +q अपॉन में 4πε0 b। ये कैंसिल, तो आंसर कितना आया? Q/4πε0 b। क्लियर? चलिए अब आ जाते हैं लास्ट वाले पॉइंट पे। लास्ट वाले पॉइंट पे देखो, अब लास्ट सेंटर वाले से कितनी दूरी पर होगा? पहले सेंटर वाले का लिखो। सेंटर वाले से कितनी दूरी पर है? r। तो Q/4πε0 r। अच्छा ठीक है, अब S1 वाले के लिए लिखो। S1 वाले से भी कितनी दूरी पर है? तो लिखा जाएगा -q अपॉन में 4πε0 r। अब S2 के लिए लिखो। S2 के भी कहाँ पर है? बाहर। तो पॉइंट चार्ज वाला ही लगेगा। तो +q/4πε0 r। ढिचिक ढिचिक आंसर आया कितना? Q/4πε0 r। उम्मीद करता हूँ इस टेबल को आप समझेंगे।
समझेंगे। एक बार दोबारा से रिपीट कराता हूँ बच्चों। देखो कैसे लिखना होता है, प्रोसीजर समझो। जब बाहर से दिया था तब के लिए अलग कहानी थी, लेकिन जब सेंटर पर रख दिया जाए चार्ज, कहाँ पर, सेंटर पे, तो सेंटर पे रखने पर चार्ज, तो देखो इलेक्ट्रिक फील्ड भी कैसे मॉडिफाई हो जाएगी, मैं आपको दिखाऊँ। ऐसे मॉडिफाई हो जाएगी, अगर आप डायग्राम को समझें इसके। अब कहानी कुछ और है बच्चों। अगर ये प्लस क्यू चार्ज यहाँ रखता हूँ तो नेगेटिव अंदर आएगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ से यहाँ टर्मिनेट होगी ऐसे, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो, फिर ये ऐसे बाहर, है ना। ये डायग्राम थोड़ा चेंज हो जाएगा। अब अंदर चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड है तो क्या होगा, इंड्यूस्ड चार्ज आएगा, अंदर वाले पे नेगेटिव और बाहर वाले पे पॉजिटिव, है ना। अब इंड्यूस्ड चार्ज जब आ जाएगा तो अब हमारे पास इंड्यूस्ड चार्ज नीचे वाले S1 पे कितना आया, नेगेटिव माइनस क्यू, ऊपर वाले पे कितना आया, प्लस क्यू। फिर अगर मेरे को कहीं भी पोटेंशियल लिखना है, इलेक्ट्रिक फील्ड लिखनी है, किस किस की वजह से लिखेंगे, प्लस क्यू की वजह से जो सेंटर पे रखा है, फिर S1 और S2 की वजह से, तीनों की वजह से लिखा है यहाँ पर मैंने। पहले हमेशा सीक्वेंस में मैंने चार्ज की वजह से लिखा है, फिर S1 की वजह से, फिर S2, हर चीज़ में। इसको प्रैक्टिस करेंगे एक बार, थोड़ा सा सोचेंगे, तीनों केस को एक साथ स्टडी करेंगे तो देखो आपको कैसे नहीं समझ में आता। ठीक है, यहाँ तक के लिए बच्चों। अगले लेक्चर में फिर हम इस तरह के कंसेप्ट पढ़ने वाले हैं। एक दो लेक्चर और इलेक्ट्रोस्टैटिक ऑफ कंडक्टर का पार्ट ही चलेगा, मतलब कंडक्टिंग स्फीयर को ही पढ़ाऊंगा। उसके बाद आपका स्फीयर वाला पार्ट कंप्लीट हो जाएगा और आप कोई से भी क्वेश्चन को ट्राई कर सकते हैं। चलिए अगली क्लास में मिलेंगे, अगले लेक्चर में मिलेंगे। यहाँ तक के लिए विदा चाहता हूँ आपसे। चलिए खुश रहें, ध्यान रखें अपना।